पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरू किया था। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने देख लिया था पूरी तरीके से, है ना। और इस चैप्टर ये जो चैप्टर आपका है, ये पहले एक पिक्चर के साथ शुरू होता है। वो पिक्चर फ्रेडरिक सोडियो जी के द्वारा बनाया गया था, है ना। जो उन्होंने अपने सपने में देखा था उन्होंने बस अपने पिक्चर के रूप में उसको दर्शा दिया। और किस प्रकार का हमारा यूरोप होना चाहिए उन्होंने वो बताया था। किस प्रकार का होना चाहिए था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, है ना। मतलब कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बेसिकली आए, ये उनका कहने का मतलब था। चलिए आज हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, हमने आपको बताया था कि यूरोप में यानी कि पूरी दुनिया में फ्रांस एक पहला मात्र ऐसा कंट्री बना जिन्होंने डेमोक्रेसी सबसे पहले हासिल किया। हमने आपको ये बताया था। और फ्रांस कहाँ पे बिलोंग करता है? यूरोप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बदलाव हुआ यूरोप में, सबसे पहले बदलाव कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो फ्रांस से आइडिया लेते 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 सारे कंट्री ने भी सोचा कि हम लोगों को भी डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई आखिर फ्रांस में क्या हुआ था कि लोगों ने वहाँ से आइडिया लेना शुरू किया। आखिर फ्रांस में क्या हुआ था कि लोग वहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है उनको। चले तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था जिसके वजह से लोग फ्रांस से इतना इंस्पायर हैं। आखिर इंस्पायर हैं लोग फ्रांस से, तो क्यों इंस्पायर हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, पहले हम लोग ये जानेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा ही हुआ होगा, तभी तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं और सब कोई अपने अपने कंट्री को मोनार्की वाले सिस्टम से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना चाह रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। इस टॉपिक में बेसिकली आपको वही चीज़ पढ़ने को मिलेगा जो आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। यदि याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है, भूल रहे हैं, तो फिर आपका वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, चूंकि ये नोट्स हैं तो नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बन सके, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके, तो हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे पहला नेशनलिज्म का जो भावना था वो कहाँ से निकल के सामने आया? फ्रांस से निकल के आया। कब आया? 1789 में आया। देखते हैं जरा इस बारे में क्या लिखा हुआ था और इसमें ये देखेंगे कि आखिर फ्रांस में हुआ क्या था। देखिए लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू द फ्रांस सिटीजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा भाई? हम लोगों ने ये देखा कि पूरी तरीके से जो पूरा का पूरा पावर था वो मोनार्की के हाथ में था, यानी कि लुइस 16 के हाथ में था, याद कीजिए। और लुइस 16 के बाद पावर किसके हाथ में आ गया? फ्रांस के लोगों के हाथ में आ गया, यानी कि वहाँ के लोगों के हाथ में आ गया। मतलब कि वहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रहा था। लोगों के हाथ में पावर आने का मतलब है डेमोक्रेसी का आना, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि फ्रांस में पहले चलता था मोनार्की वाला सिस्टम। मोनार्की वाले सिस्टम को खत्म करके पावर किसके हाथ में दे दिया गया? फ्रांस के लोगों के हाथ में दे दिया गया कि भाई ये तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास वोटिंग राइट है, तुम अपने लीडर को चुनो, तुम अपने लीडर को चुनो और वही लीडर पूरे कंट्री को चलाएगा इसी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे का मतलब होता है द फादरलैंड एंड ली सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन वेयर प्रमोटेड। देखो पहले फ्रांस में सर और मैडम वाला सिस्टम चलता था, याद कीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सर और मैडम वाला सिस्टम चलता था। लेकिन अब जब फ्रांस हमारा आज़ाद हो चुका था उस समय पे कहा कि यहाँ पे अब कोई भी सर मैडम नहीं रहेगा। सर मैडम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि सब आदमी अपने आप में क्या है? एक सिटीजन है, मतलब कि एक नागरिक है। सर मैडम कह के वो लोग क्या दर्शाना चाहते थे? मेल और फीमेल को अलग करना चाहते थे, यानी कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये सर है मतलब कि मेल है, ये मैडम है मतलब कि ये फीमेल है। पहले ये चलता था, मोनार्की जब था, लुइस 16 जब था, ये चलता था। लेकिन जब से मोनार्की वहाँ पे हटा तो उन्होंने कहा कि सर मैडम वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर कौन सा आओ? ली सिटोयन वाला, यानी कि सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आओ। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब कोई सर मैडम नहीं चलेगा, सिंपली वो एक नागरिक है, सिंपल सा बस। और फादरलैंड वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। फादरलैंड का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रांस में जिस भी आदमी ने जन्म लिया उनका पूरा अधिकार है कि वो फ्रांस पे अपना मतलब फ्रांस की धरती पे वो रह सकता है, कोई भी उनको बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन लुइस 16 जब राजा था ना फ्रांस का, मान लो किसी के ऊपर उसको गुस्सा आ गया, वो क्या करता था?
फ्रांस से उसको बाहर निकाल देता था, चलो तुम बाहर निकलो, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, इस प्रकार से। लेकिन जब से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हटा, पावर लोगों के हाथों में आया, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आया, तब से सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। सर मैडम कुछ नहीं होगा, सिंपल सा सिटीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया, मतलब कि जिस भी आदमी का जन्म फ्रांस में हुआ है उनका पूरा अधिकार है फ्रांस में रहने का, कोई उनको बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये सारा का सारा बदलाव हम लोगों को जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिला था, वही यहाँ पे बताया गया है। नहीं कि हम लोग जानते हैं कि भाई फ्रांस से हर कंट्री ने इंस्पिरेशन लिया, लेकिन कुछ अच्छा किया होगा फ्रांस ने तभी तो इंस्पिरेशन लिया। तो वही सब ये कुछ अच्छे अच्छे काम वहाँ पे बताए जा रहे हैं आपको। आगे देखो, पीपल वे आर गिवन इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मालूम है एक नया संविधान बनाया गया था फ्रांस में, मोनार्की वाला सिस्टम जैसे हटा, यानी कि लुई 16 जैसे वहाँ से हटा, वैसे ही वहाँ पे एक नया संविधान लाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, और नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर आदमी को इक्वल राइट दिया गया था, है ना। ये एक अच्छा बदलाव था, ये एक अच्छा साइन था। आगे, अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। लुई 16 जब राजा था वो अपना अलग झंडा चलाता था फ्रांस का, यानी कि उनके लिए झंडा अलग था। लेकिन जब से वहाँ पे मोनार्की सिस्टम हट के डेमोक्रेसी आया, उन लोगों ने पुराने वाले झंडे को हटाया, उन्होंने एक नया झंडा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया 3 कलर का। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले जो झंडा था राजा लोगों का, उस झंडे को हटा दिया गया और एक नया झंडा जो है फ्रांस के लोगों ने प्रस्तुत किया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि अब नए वाले झंडे से फ्रांस को पहचाना जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद है, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। याद कीजिए, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में कौन कौन लोग आते थे? वो लोग आते थे, पहला बात तो जो जिसका उम्र 25 साल या 25 साल से ऊपर था। दूसरा बात कि वो मेन केबल होना चाहिए। तीसरा बात, वो 3 दिन का कमाई टैक्स के रूप में राजा को देता हो, उसको हम लोग क्या कहते थे? एक्टिव सिटीजन कहते थे। और पैसिव सिटीजन किसको कहते थे? पैसिव सिटीजन में भी 3 क्राइटेरिया था। पहला तो ये कि जिसका उम्र 25 साल से कम है। दूसरा, उसमें सारे के सारे वुमेन आएंगे। और तीसरा, जो अपने 3 दिन का कमाई टैक्स के रूप में राजा को नहीं देता है, उन सारे लोगों को बेसिकली पैसिव सिटीजन में रखा गया था। और याद रखिएगा, वुमेन चाहे 25 साल से ऊपर के हो, चाहे वो टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन उनको फिर भी जो है एक्टिव में नहीं बल्कि पैसिव सिटीजन में रखा गया था। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ था, ठीक है। और हमको याद है कि एक्टिव सिटीजन ही केवल चुन सकता था अपने लीडर को। और स्टेट जनरल का मतलब यहाँ पे उस तरीके से आप समझिए जिस प्रकार से इंडिया में MLA MP चलता है ना, विधायक सांसद जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वही चीज़ है बेसिकली। तो फ्रांस में स्टेट जनरल यानी कि MLA MP को जो इलेक्ट करने का अधिकार था वो केवल और केवल एक्टिव सिटीजन के पास था। और एक्टिव सिटीजन में कौन कौन लोग थे? वो जिनका की उम्र 25 साल या 25 साल से ऊपर था। और दूसरा, वो मेन केवल होना चाहिए। और तीसरा, वो अपने 3 दिन का कमाई जो है टैक्स के रूप में लुई 16 को दे रहा हो, तो उसको हम लोग कहते थे एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन को ही केवल अपने MLA और MP को चुनने का अधिकार था, यानी कि जनरल स्टेट को इलेक्ट करने का अधिकार था, वोटिंग देने का अधिकार था। और बाद में इसी स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया था। याद आ रहा है कुछ? ये सारे के सारे बदलाव आपको बताए जा रहे हैं जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा आपने, ठीक है। आगे उसके बाद फिर क्या हुआ था भाई? न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड एंड ओथ वेर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। जब डेमोक्रेसी वहाँ पे आया उस समय पे नए नए वहाँ पे गीत निकाले गए, फ्रांस का अपना अलग नेशनल एंथम बनाया गया, है ना। और शपथ लिया गया अपने देश के नाम पे, यानी कि उन लोगों ने शपथ लिया कि आज से जो है फ्रांस में मोनार्की सिस्टम खत्म हो चुका है, यहाँ पे पावर जो है डेमोक्रेसी का आ चुका है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो पहले चलता था राजा के समय में, लुई 16 के समय में, वो सारे सिस्टम को हटा के इन लोगों ने सारा एक नया सिस्टम ला दिया, ठीक है। नेशनल एंथम नया होगा, नेशनल फ्लैग नया होगा, शपथ जो इन्होंने लिया वो अलग तरीके से लिया गया होगा, ठीक है। मतलब कि एक पूरा सिस्टम ही अच्छा तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। आगे, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम लाया गया जहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि पहले सपोज कीजिए राजा के समय में यदि किसी को काम करवाना होता था तो उनको ऑफिस भटकना पड़ता था,
लेकिन अब वहाँ पे उनको भटकना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आ चुका पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया ताकि हर लोगों को जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, करप्शन बिल्कुल भी ना हो, हर लोगों के बात को सुना जाए, इस प्रकार का सिस्टम वहाँ पे लाया गया मोनार्की हटने के बाद। आगे देखो, अ यूनिफॉर्म लॉ वाज इम्पोज्ड फॉर ऑल द सिटीजन्स हु लिव विद इन इट्स टेरिटरी। एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, मतलब कि जो भी नियम कानून बनेगा वो सारे के सारे लोगों के ऊपर लागू होगा जो फ्रांस के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं कि राजा है तो राजा के लिए नियम अलग होगा, क्लर्जी है तो क्लर्जी के लिए नियम अलग होगा, किसान है तो किसान के लिए नियम अलग होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे सब के लिए नियम जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, ये लाया गया था। वहाँ पे कब लाया गया था ये सारा काम, यानी कि जो सारे सारे हम लोग चेंजेस पढ़ रहे हैं, ये चेंजेस कब लाए गए थे? जब मोनार्की को हटा दिया गया था। और याद कीजिए, लुइस 16 को कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था? फांसी पे चढ़ा दिया गया था, और उनकी पत्नी को भी। किस मामले में भाई? देशद्रोह के मामले में। ये कहाँ से जानते हैं आप? क्लास 9th के फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से जानते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश। देखो, कस्टम ड्यूटीज क्या होता है बताते हैं। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है बताते हैं। पहले ना फ्रांस में क्या होता था, जब एक आदमी को, अच्छा फ्रांस क्या है? कंट्री है, और कंट्री है तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट होंगे। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये सब क्या है? हमारा स्टेट है। उसी प्रकार से फ्रांस है तो फ्रांस में भी स्टेट रहे होंगे, अलग अलग स्टेट रहे होंगे। पहले ना फ्रांस में क्या था, जब मोनार्की वाला सिस्टम था उस समय पे फ्रांस में लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रेड करने जाना होता था ना, अपने सामानों को बेचने यदि जाना होता था, तो उनको हर एक स्टेट पास करने पे उनको टैक्स देना पड़ता था। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए, इंडिया में यदि हम बिहार से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ पर टैक्स देंगे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जा रहे हैं वहाँ टैक्स देंगे, दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं वहाँ टैक्स देंगे। यानी कि जब जब आप अलग अलग स्टेट को क्रॉस करेंगे तब तब आपको टैक्स देना पड़ता था। यही चीज़ आपको फ्रांस में था। तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। कहा कि नहीं भाई, अब आपको जो है ना बार बार टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार टैक्स दे दो अपना, और अपना जहाँ जहाँ आपको घूम के ट्रेड करना है आप वहाँ वहाँ घूम के ट्रेड करो। तो जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे, यानी कि जो कंट्री के अंदर अलग अलग ड्यूटीज़ लगते थे, अलग अलग टैक्स लगते थे, उन सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन यह सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म, यानी कि बहुत गंदे तरीके से परफॉर्म किया जाता था। कब? जब लुइस 16 था तब, है ना। यानी कि उसको क्या चाहिए था बेसिकली भाई? टैक्स ज़्यादा चाहिए था, पैसा ज़्यादा चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। फिर अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। एक बात और यहाँ पे है, फ्रांस में उस समय पे नापने का सिस्टम जो था वो सिमिलर नहीं था। मतलब कि फ्रांस में एक स्टेट से कोई सामान आपने खरीदा, वो दूसरे स्टेट में कम हो जाता था। सपोज कीजिए आप ऐसे, जैसे आपने बिहार में 1 केजी चीनी खरीदा, वही 1 केजी चीनी यदि आप उत्तर प्रदेश लेके चले गए तो वो 1 केजी चीनी आपका 500 ग्राम हो जाता था। मतलब कि नापने का तरीका वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था। हर एक स्टेट में वहाँ पे नापने जोखने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। तो क्या बताओ, इससे लोगों को समस्या होगा कि नहीं होगा? उनको लगेगा कि भाई हमने वहाँ पे ये सामान 5 केजी था, यानी कि 5 केजी हमने खरीदा, यहाँ पे हम ये सामान लेकर आए वो हमारा 2.5 केजी हो गया। ऐसे कैसे काम चलेगा? यानी कि वेट और मेजरमेंट का सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से वहाँ पे डिफरेंट था। तो उनको भी खत्म कर दिया गया। कहा कि नहीं, अब पूरी तरीके से फ्रांस में डेमोक्रेसी आ चुका है तो यहाँ पे वेट और मेजरमेंट का सिस्टम एक रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी 1 केजी चीनी खरीदो वो 1 केजी ही रहेगा। क्या घटेगा? कभी कभी नहीं घटेगा। और दूसरा है हमारा मेजरमेंट का। मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे कपड़ा नापने वाला बेसिकली। मतलब कि फ्रांस में कहीं पे आपने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, कहीं पे आपने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, वो दूसरे जगह पे आप जाते फ्रांस के अंदर ही तो वो 1 मीटर आधा मीटर हो जाता था। तो वो भी सिस्टम बढ़िया नहीं था। तो बताया वहाँ पे बोला गया, निकाला गया कि भाई अब यहाँ पे फ्रांस में वेट और मेजरमेंट का सिस्टम जो है बिल्कुल सिमिलर रहेगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारे के सारे क्या हैं? अच्छे बदलाव हैं जो कि फ्रांस में किए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। आगे, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर रिमूव्ड एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रांस में उस समय पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे, अलग अलग लैंग्वेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, हटा दिया गया, और फ्रांस का जो अपना लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज उनको प्रमोट किया गया। यानी कि अब यहाँ पे अलग अलग भाषा नहीं चलेगा, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज एक कॉमन भाषा चलेगा। पहले होता क्या था ना, फ्रांस में हर प्रकार के आदमी हर एक लैंग्वेज बोलते थे, तो लोगों को समझने में, सुनने में, बोलने में तकलीफ होता था।
तो इनको कहा कि भाई इतना तकलीफ से बढ़िया है कि एक लैंग्वेज कॉमन कर दो जो कि हर किसी को बोलना पड़ेगा, यानी कि जितने भी ऑफिशियल काम होंगे वो सारे के सारे एक ही लैंग्वेज में होंगे, और वो लैंग्वेज कौन सा, फ्रेंच लैंग्वेज। तो कितना अच्छा सिस्टम है ना। ये सारे के सारे बदलाव किए गए थे फ्रांस में, और इन सारे बदलाव को देखते हुए फ्रांस के बगल बगल वाले जो कंट्री थे उनको भी लगा था कि भाई जब फ्रांस में इतना अच्छा सिस्टम आ सकता है तो हमारे कंट्री में इतना अच्छा सिस्टम क्यों नहीं आ सकता। इसीलिए उन सबको क्या मिलने लगा, धीरे धीरे वहाँ से इंस्पिरेशन मिलने लगा, और हर कंट्री में लोग जो है अपने राजा के खिलाफ क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लास 9th में आपने पढ़ा था जैकोबिन क्लब के बारे में, है ना। चलिए जैकोबिन क्लब के बारे में क्या आपने पढ़ा उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टॉपिक का नाम है जैकोबिन क्लब्स एंड देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स लीड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। यानी कि जैकोबिन क्लब का भी बहुत बड़ा हाथ था नेशनलिज्म को फैलाने में, मतलब कि लोगों के अंदर देशभक्ति बढ़ाने में जो है जैकोबिन क्लब का भी बहुत बड़ा रोल था। और जैसा कि आपको मालूम है जैकोबिन क्लब में कौन कौन लोग थे भाई, अच्छा बताते हैं, आप लोग भूल गए होंगे शायद, हम बता देते हैं जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब बेसिकली उन लोगों का एक ग्रुप था जो कि गरीब लोग थे, किसान हो गए, लेबर हो गए, मजदूर हो गए, है ना। इन सारे लोगों का बेसिकली एक ग्रुप था, उन्हीं ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे, जैकोबिन क्लब कहते थे। हाँ, थर्ड स्टेट के लोग, याद आ गया। अच्छा, फ्रांस सोसाइटी यानी कि फ्रांस 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर क्लर्जी, उसके नीचे नोबिलिटी, तीसरा पे थर्ड स्टेट यानी कि आम लोग, जैसे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर, ये सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब हमारे किस में थे, थर्ड स्टेट में थे ये सब के सब। तो थर्ड स्टेट का बेसिकली जो गरीब लोग थे ना, उन लोगों ने बनाया था अपना एक ग्रुप, उन्हीं ग्रुप का नाम था जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब में क्या होता था, जैकोबिन क्लब में मीटिंग होता था किस चीज़ के लिए, कि भाई राजा के खिलाफ अगला एक्शन हमारा क्या होगा, प्लान ये लोग बनाते थे, है ना, जैकोबिन क्लब का। और इनका बहुत बड़ा हाथ है फ्रांस में डेमोक्रेसी लाने में। ठीक है, देखते हैं कि आखिर जैकोबिन क्लब का क्या काम था। आपने इसके बारे में पढ़ा भी है क्लास 9th में, थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या था। देखो, when the news of the events in France reached the different parts of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। यानी कि जैसे जैसे हमको मालूम है कि जैसे जैसे फ्रांस में ये लोगों के अंदर भावना फैलने लगा कि भाई अब हम जो है और ज़्यादा राजा के अंडर में नहीं रह सकते हैं, हमको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, वैसे वैसे जो है ना यूरोप के अलग अलग हिस्से में लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे, लोग अपना ग्रुप बनाने लगे, और उन्हीं ग्रुप का नाम बेसिकली जैकोबिन क्लब रख दिया गया। हालांकि अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे, बहुत सारे ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन उन सारे ग्रुप में से जो सबसे फेमस ग्रुप हुआ वो हमारा हो गया जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब में ना पढ़े लिखे भी लोग थे, और उसके साथ साथ जैकोबिन क्लब में पढ़े लिखे लोग भी थे। ठीक है, और इन लोगों का काम बेसिकली ये था कि राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, प्लान बनाना, है ना, ये सारा काम इन लोगों का हुआ करता था। कोई डाउट यहाँ था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जैकोबिन क्लब वाज अ पॉलिटिकल क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था, बेसिकली एक पॉलिटिकल क्लब था, जहाँ पे कि पॉलिटिकल मीटिंग होते थे, एक्शन लिया जाता था कि भाई राजा के खिलाफ अगला एक्शन हमारा क्या होगा, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and Italy for spreading the ideas of nationalism। अब देखो, पहले आपको मालूम है कि फ्रांस किसके अंडर में था, लुइस 16 के अंडर में था। तो जितना भी आर्मी लोग होंगे वो सब के सब भी किसके अंडर होंगे, लुइस 16 के अंडर भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे देशभक्ति का भावना लोगों के बीच में फैलने लगा, वैसे वैसे ना फ्रांस के आर्मी को भी लगने लगा था कि भाई ये जो सिस्टम है ना बिल्कुल सही में गलत है। मतलब कि यहाँ पे आर्मी लोग भी अब लुइस 16 का साथ देना छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको भी मालूम चल चुका था कि जो लुइस 16 जिस तरीके से रूल कर रहा है ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि बहुत गंदा तरीका था उनका रूल करने का। किसी को मन किया उठा के मार देता था, किसी को मन किया जीवन भर जेल में डाल दिया, किसी को मन किया देश से बाहर निकाल दिया, किसी को मन किया फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत गंदा सिस्टम था। तो आर्मी लोगों को भी अब लगने लगा था कि भाई जो लुइस 16 जो काम कर रहा है ना वो गलत काम कर रहा है। तो सोचो, आर्मी काम किसके लिए कर रहा है, लुइस 16 के लिए, लेकिन लुइस 16 के खिलाफ ये लोग अब हो जा रहे हैं क्योंकि उनका काम गलत था। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आर्मी का सॉरी जो आर्मी जो हमारे थे वो लुइस 16 का साथ छोड़ के फ्रांस के आम आदमी के साथ क्या कर गए, जुड़ गए, मिल गए, और इन सभी लोगों ने अब मिलकर ठान लिया कि लुइस 16 को ख़त्म ही कर देना है। यानी कि राजा महाराजा वाला सिस्टम फ्रांस से ख़त्म करके
डेमोक्रेसी लाना है। तो अब यहाँ पे आर्मी किसके साथ हो गया, आम आदमी के साथ हो गया, आम पब्लिक के साथ हो गया। तो जैकोबिन क्लब क्या करता था, जैकोबिन क्लब में जितने मेंबर थे वो सारे के सारे आर्मी लोगों को बोलता था कि भाई तुम जो है ना फ्रांस में केवल सीमित मत रहो, फ्रांस के बगल बगल वाले भी कंट्री जाओ, घूमो, वहाँ के लोगों को भी इंस्पायर करो, ताकि फ्रांस के साथ साथ बगल बगल वाला कंट्री भी क्या कर सके, डेमोक्रेसी को ला सके। मतलब कि जैकोबिन क्लब वाले लोग अपने आर्मी लोगों को कहता था, यानी कि फ्रांस के जो आर्मी थे उन्होंने तो अब पूरी तरीके से लुईस सिस्टीन का साथ छोड़ दिया था। तो जैकोबिन क्लब में जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग कहता था आर्मी लोगों से कि भाई तुम केवल फ्रांस में सीमित मत रहो, तुम फ्रांस से बाहर निकलो और बगल बगल वाले कंट्री को भी जाके क्या करो, इंस्पायर करो, उनको बताओ कि राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, राजा के अंडर में मत रहो, डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो वो लोगों को बेसिकली अलग अलग जगहों पे भेजते थे। कहाँ कहाँ भेजते थे भाई, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सारे जगहों पे जो है जैकोबिन क्लब अपने आर्मी को भेजता था कि जाओ वहाँ पे भी लोगों को क्या करो, जागरूक करो, है ना। तभी जाके फ्रांस के साथ साथ अलग अलग कंट्री भी आज़ाद हो पाएंगे। अच्छा बताओ, क्या फ्रांस अकेला आज़ाद होकर कुछ कर पाता, नहीं कर पाता। सारा यूरोप यदि आज़ाद होता एक बार में तब कुछ हो पाता, है ना। लेकिन इन लोगों का काम था लोगों को इंस्पायर करना, इन लोगों ने किया अपना। तो ये सारा का सारा काम किसका है, जैकोबिन क्लब का है। तो जैकोबिन क्लब के लोग पूरी तरीके से रास्ता बनाते थे कि तुम जाओ, है ना, और तुम्हारे पीछे हम लोग हैं, खाना पीना कपड़ा लता जो जरूरत पड़ेगा हम लोग इंतजाम करेंगे तुम्हारा, बस तुम लोग जाके मैसेज लोगों को दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रांस सिटीजन्स वेर क्रिएटेड बाय द क्लब मेंबर्स, यानी कि जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे इन सभी ने क्या कर दिया, फ्रांस के हर एक आदमी के दिल में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये है सभी लोगों को बता दिया कि भाई हम सबके सब क्या हैं, एक हैं, हम सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे राजा वाला सिस्टम खत्म हो पाएगा। यानी कि एक प्रत्येक तरीके से सबको कलेक्टिव कर दिया, मतलब कि सबको जोड़ दिया इन लोगों ने मिलकर। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा जैकोबिन क्लब के बारे में और उनके काम के बारे में। अब आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक आदमी के बारे में पढ़ा होगा, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, याद कीजिए, है ना। और ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th के चैप्टर में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। चलिए उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया भी था, नहीं भी आप पढ़े हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। तो टॉपिक हमारा इसमें होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि हमने टॉपिक बांट दिया अलग अलग। क्यों बांट दिया भाई? इसलिए ताकि आप उन चीज़ों के बारे में समझ पाएँ। और यदि मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि जैकोबिन क्लब और उसका काम क्या था उसके बारे में लिखो, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, सारा ये सारा के सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। उसी प्रकार से बोल दे कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाई, उसके बारे में लिखो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो टॉपिक का नाम हमारा होने वाला है नेपोलियन इंट्रोड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। यानी कि नेपोलियन ने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ वहाँ उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। वो क्या क्या बदलाव थे देखते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे नेपोलियन के सिविल कोड के बारे में। देखिए लिखा हुआ है द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, यानी कि सिविल कोड 1804 को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 1804 का क्यों बात किया गया है? 1804 का बात इसलिए किया गया है क्योंकि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए थे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्या क्या बदलाव थे? अच्छा, इसी को कहा गया है सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसका दूसरा नाम भी हम लोग कह सकते हैं नेपोलियनिक कोड। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड क्या बता रहा है, तो आप बोलिएगा कि देखो भाई 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने, ये नाम है बेसिकली, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का एक नाम है ना, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस में अलग अलग बदलाव किए थे। और वो अलग अलग बदलाव क्या है देखिए, पहला यहाँ पे है डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देखिए आपको मालूम है कि जब लुईस 16 का राज चलता था उस समय तक जो बच्चा राजा के घर में पैदा होगा वो आने वाले समय में राजा ही बनेगा, यानी कि उनको बचपन से ही सुख सुविधा मिलता था, है ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कह दिया आके कि नहीं, अब कोई भी बच्चा जो है ना उसको जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलेगा, स्पेशल कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब कि कोई बच्चा राजा के घर में पैदा हुआ वो राजा ही बनेगा, ऐसा जरूरी अब नहीं है। ये इसको उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। किसने?
नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ये एक अच्छा साइन था कि नहीं था? बिल्कुल अच्छा साइन था। लेकिन आगे देखते हैं फिर, नेपोलियन इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने नियम कानून के आगे सबको बराबर कर दिया। मतलब कि नियम कानून जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो राजा है, राजा का कोई फैमिली है, उसका कोई रिश्तेदार है, या फिर क्लर्जी है, या फिर आम किसान है, लेबर है, कोई भी है, सबके लिए नियम कानून बराबर होंगे। ये किसने कह दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने कह दिया। और दूसरा बात, इन्होंने क्या कर दिया? सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया। मतलब कि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आप समझिए डिटेल से। जब लुई 16 राजा था फ्रांस का, उस समय पे लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आदमी ने अपने खून पसीने के कमाई से कोई ज़मीन खरीदा है, कोई घर खरीदा है, लेकिन लुई 16 का मन कर दिया कि इस घर को कब्जा कर लो, हथिया लो, वो हथिया लेता था। तो बताओ, जिस आदमी ने अपने खून पसीने से पूरा का पूरा मेहनत से अपना पैसा एक एक इकट्ठा करके अपना घर खरीदा, ज़मीन खरीदा, वो ज़मीन को छीन लिया किसने? राजा ने छीन लिया। तो क्या यहाँ पे लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है? नहीं है। लेकिन नेपोलियन ने कह दिया कि नहीं, अब जो है आदमी के पास अपना राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब कि आदमी का ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी जो है कोई भी ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा साइन था, बहुत अच्छा साइन था। आगे देखते हैं फिर। उसके बाद देखो, इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप नेपोलियन एबॉलिश द फीडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। अब देखो, यहाँ पे नेपोलियन ने ना फीडरल सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फीडरल सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसे समझिए कि जो पहले फ्रांस में बड़े बड़े लोग होते थे ना, उसके घर में, उनके खेतों में गरीब लोग काम करते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या अपने मन से करते थे? नहीं, ज़बरदस्ती करवाया जाता था उनसे। जैसे मान लो राजा है, राजा के घर में कौन लोग काम करते होंगे? गरीब लोग, थर्ड स्टेट के लोग काम करते होंगे, छोटे मोटे काम करते होंगे वो लोग। लेकिन उन लोगों को पैसा जो है बिल्कुल भी पेड नहीं किया जाता था, और यदि किया भी जाता था तो बहुत कम। इसी को हम लोग कहते हैं फीडरल सिस्टम। फीडरल सिस्टम का सिंपली आप ये मतलब समझिए कि जो सबसे ऊपर है उसके नीचे कोई और काम करेगा, फिर उसके नीचे कोई और काम करेगा, फिर उसके नीचे कोई और काम करेगा। यानी कि एक तरीके से सीढ़ी बना हुआ है कि जो पावरफुल है वो सबसे टॉप पे रहेगा, जो कम पावरफुल है वो उससे नीचे रहेगा, और जो कम पावरफुल है वो उससे नीचे रहेगा, जो सबसे कम पावरफुल है वो सबसे नीचे रहेगा। इस सिस्टम को उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहा कि अब कोई भी आदमी किसी के यहाँ पे बिना पैसा का या फिर बिना उसके इच्छा का काम उससे नहीं करवा सकता है। यानी कि आदमी का मन होगा तो काम करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, सिंपल सा बात। तो बताओ, ये एक अच्छा साइन था या खराब साइन था? अच्छा साइन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। अब देखो, बहुत बार क्या होता था ना, किसान लोगों को बड़े बड़े अमीर लोग गुलाम बना लेते थे। यानी कि ज़िंदगी भर उनको अपने घर में रखते थे और अपने खेतों में काम करवाते थे ज़िंदगी भर। उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। हाँ, एक तरीके से आप स्लेवरी कर सकते, गुलामी वाला। उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। बोला कि नहीं, अब कोई भी किसान को ज़िंदगी भर कोई नहीं रख सकता है। हाँ, उसका काम करने का मर्जी है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी आदमी अब किसी आदमी को गुलाम बना के अपने घर में नहीं रखेगा। और दूसरा है मेमोरियल ड्यूज। पहले क्या होता था ना, किसानों के ऊपर ना कर्जा बहुत होता था। कर्जा बेसिकली किस चीज़ का? टैक्स का। जैसे मान लो किसी आदमी का फसल अच्छा नहीं हुआ, तो भाई वो राजा को टैक्स कहाँ से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन वो टैक्स उसके ऊपर बार बार इंक्लूड होता रहता था। एक समय ऐसा आता था जब उसके ऊपर जो है ना हज़ारों लाखों रुपए का कर्ज हो जाता था, और उस वजह से प्रेशर में आके किसान क्या करता था? सुसाइड कर लेता था। उन्होंने फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी अब नहीं होगा। जितना भी किसानों के ऊपर किराया बाकी है, टैक्स बाकी है, उन सबको माफ़ करो। अच्छा सिस्टम है ना। और याद रखिएगा, जब लुई 16 को फांसी दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोर्ट के द्वारा, उसके बाद फ्रांस में किसका रूल आया था? नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ये सबका सब क्या सिस्टम कर रहा है? अच्छा सिस्टम कर रहा है। तो लोगों को वहाँ लगा ना कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट तो लुई 16 से अच्छा ही है। मतलब ये कि नेपोलियन बोनापार्ट आप क्या देख रहे हो, एक के बाद एक नया नया सिस्टम वो ला रहा है। तो फ्रांस के लोगों को लगा ना कि ये जो है ना लुई 16 से अच्छा काम करता है। यानी कि लोग इसको धीरे धीरे क्या मानने लगे थे? अपना मसीहा मानने लगे थे, अपना भगवान मानने लगे थे। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन भाई ये क्या था? अपने आप में एक डिक्टेटर था। मतलब कि इनका खुद का अपना आर्मी था, और इस पूरे आर्मी का ये क्या था? हेड था। याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट राजा नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर था। मतलब कि इनके पास अपना खुद का सैनिक था, खुद का आर्मी था, इनके पास खुद का अपना हथियार था, और उन सारे सैनिक का ये क्या था? लीडर था। और इसी को हम लोग कहते हैं डिक्टेटर। क्या आपको दिक्कत?
तो ये एक के बाद एक जो फ्रांस में नए नए बदलाव कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? बेसिकली फ्रांस के लोगों का दिल जीतने के लिए, ताकि फ्रांस के लोग हमको क्या करें, यहाँ का पूरी तरीके से मसीहा बना दे और यहाँ पे वो लोग हमको भगवान मानने लगे। इसीलिए जानबूझ के जो है ना अपना एक के बाद एक नया नया सिस्टम ला रहा है। लेकिन है तो भाई डिक्टेटर ना, बाद में अपना लक्षण तो दिखाएगा ही दिखाएगा, वो देखेंगे हम लोग बाद में। आगे देखते हैं फिर और क्या किया गया। इसके बाद है नेपोलियन रिमूव द गाइड रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द टाउन। ये क्या है गाइड रेस्ट्रिक्शन, क्या है समझिए ध्यान से। फ्रांस में पहले क्या होता था, यदि कोई गांव का आदमी अपने सामानों को शहर में जाकर बेचना चाहता था ना, वो बेच नहीं पाता था। मालूम है क्यों? क्योंकि शहर में जो पावरफुल लोग हुआ करते थे वो उनको भेज देते थे दोबारा गांव। वो लोग कहते थे कि तुम शहर में आके अपने सामान को नहीं बेच पाओगे। क्यों? इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। इससे तुम्हारा सामान तो बिक जाएगा लेकिन मेरा सामान नहीं बिकेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए कोई एक आम किसान है, वो अपने सामानों को गांव से लेके शहर में जाके बेचना चाहता है, लेकिन जो शहर के कुछ पावरफुल लोग हैं वो उनको वहाँ पे बेचने नहीं दे रहे हैं, उनको मार्केट में जगह नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यदि अपना सामान ला के गाँव से बेचेगा तो फिर हमारा सामान मार्केट में नहीं बिकेगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि एक आम किसान भी अपने सामानों को लाकर शहर में बेच पाएगा। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन था, जो रोक लगाया गया था शहरों में, उसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है। नेपोलियन इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सोचो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया इन्होंने, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया, मतलब कि रोड अच्छा बनाया है ना, पोस्ट ऑफिस बना दिया। इस तरीके का सिस्टम इन्होंने पूरा तरीके से अच्छा कर दिया था। तो लोगों को लगने लगा था कि ये बहुत अच्छा आदमी है ना। लोग इसको अपना मसीहा मानने लगे थे, अपना भगवान मानने लगे थे। आगे देखो, नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉज एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। इन्होंने भी क्या कर दिया था, एक यूनिफॉर्म लाया था, यूनिफॉर्म लॉ लाया था। मतलब कि वो नियम कानून जो भी नियम कानून है वो सबके ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी एक आदमी के लिए है, ऐसा नहीं, सबके ऊपर नियम कानून लागू होगा। उसके बाद इन्होंने वेट और मेजरमेंट सिस्टम को और अच्छा कर दिया था। मतलब कि कोई भी सामान आप कहीं पे भी खरीदो वो उतना ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। 1 मीटर कपड़ा है तो 1 मीटर ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। 1 केजी चीनी है तो 1 केजी ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने लाया था। आगे देखो, नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड अ कॉमन नेशनल करेंसी। देखो आगे आपको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं। उस समय पे फ्रांस में 30 करेंसी चलते थे, 30 करेंसी चलते थे। 30, हमारे इंडिया में कितने करेंसी चल रहे हैं? एक, कौन सा? रुपी। लेकिन फ्रांस में उस समय पे 30 करेंसी चलते थे। सोचो लोगों को कितना दिक्कत होता होगा, है ना, बार बार अपना नोट उनको चेंज करवाना पड़ता होगा। तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म करके एक नेशनल करेंसी उन्होंने बना दिया। बेसिकली 2 करेंसी हमारा बाद में बनता है, वो आगे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नेशनल करेंसी उन्होंने घोषित कर दिया था। मतलब कि जितने भी सारे करेंसी है उन सबका अब कोई वैल्यू नहीं है, एक ही करेंसी का वैल्यू रहेगा। आगे आपको मिलेगा, इसी चैप्टर में मिलेगा, आगे मिलेगा कि पहले फ्रांस में 30 करेंसी चलते थे, 30, उसको घटा के कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे बदलाव किए गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। और ये सारे के सारे बदलाव को पढ़ के हम लोगों को भी लगता है कि अच्छा सिस्टम था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ना माइंड गेम खेला। इनको लगा कि यदि हम एक सिस्टम इम्प्रूव करते जाएंगे तो लोग हमको मसीहा मानना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, लोग इसको मसीहा मानना शुरू कर चुके थे, लेकिन ये बाद में अपना लक्षण तो दिखाएगा ही दिखाएगा। देखते हैं कि आखिर इन्होंने अपना लक्षण बाद में क्या दिखाया। टॉपिक का नाम होने वाला है नेपोलियन प्रूव्ड टू बी एन ऑपरेसर फॉर द पीपल ऑफ द कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज। बाद में जो है ना, जहाँ जहाँ इनका कब्जा था वहाँ के लोग इनके असल चेहरा को अब धीरे धीरे पहचान गए थे। लोगों को लगने लगा था कि ये जो है ना, ये कोई मसीहा वसीहा नहीं है, ये बेसिकली हम लोगों को ऊपर रूल करने आया था, हमारा दिल जीत सके इसीलिए इन्होंने अच्छे अच्छे सिस्टम लेकर आए, है ना। लेकिन कैसे इनका लक्षण लोगों के सामने दिखा, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, नेपोलियन एबॉलिश द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पीपल। धीरे धीरे नेपोलियन क्या करने लगा, लोगों का आज़ादी छीनने लगा। मतलब कि लोगों के ऊपर ना रोक लगाया जाने लगा कि तुम इधर नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। इस प्रकार से लोगों के ऊपर धीरे धीरे वो पाबंदी लगाने लगा। अब जरा बताओ, जो आदमी सुख चैन से रह रहा था उनके ऊपर आप रोक टोक लगा देंगे तो क्या उनका आज़ादी एक तरीके से ऐसा नहीं लगेगा कि उसका आज़ादी कोई छीन रहा है? बिल्कुल लगेगा। तो नेपोलियन धीरे धीरे अपना लक्षण दिखा रहा है। तो सबसे पहला क्या किया उन्होंने, लोगों की आज़ादी को ही छीन लिया। मतलब कि उनको मीटिंग करने नहीं देता था,
उनको प्रोटेस्ट करने नहीं देता था, वो आवाज़ नहीं उठा पाते थे। तो लोगों को लगने लगा धीरे धीरे कि ये कोई मसीहा वसीहा नहीं है, बल्कि ये हम लोगों को लूटने के लिए आया था। आगे देखो फिर क्या हुआ। नेपोलियन इंक्रीज टैक्स एंड इम्पोज सेंसरशिप। इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। जितने भी खाने पीने वाले चीज़ थे फ्रांस में, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, इन सारे चीज़ों पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने का मतलब है कि सारा का सारा टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट के पास जाएगा। उनका आमदनी अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो आदमी 2 वक्त का रोटी नहीं खा पा रहा है, वो टैक्स कहाँ से पे करेगा भाई? और वो भी उन्होंने टैक्स और बढ़ा दिया तो और नहीं कर पाएगा पे। तो लोगों को अब धीरे धीरे क्या आने लगा? गुस्सा आने लगा इसके प्रति। और दूसरा चीज़ इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, रेडियो में वही चीज़ चलेगा या फिर वही चीज़ छपेगा जो राजा चाहेगा। यहाँ पे राजा कौन है? बेसिकली राजा नहीं कह सकते, उसको डिक्टेटर कह सकते हैं। वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है। यानी कि अब फ्रांस में जो है ना, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, रेडियो में वही सब चीज़ चल रहा था, वही सब चीज़ छप रहा था जो नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था। हाँ, अपना तारीफ, यानी कि नेपोलियन ऐसा है, नेपोलियन वैसा है, नेपोलियन मसीहा है, यही सब चीज़ केवल और केवल टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब पे चलता था। तो लोगों को लगने लगा कि भाई बाकी कोई चीज़ ये लोग क्यों नहीं दिखा रहा है, खाली नेपोलियन बोनापार्ट का एकदम एक तरीके से बड़ाई किया जा रहा है इसमें, बाकी चीज़ क्यों नहीं दिखा जा रहा है, बाकी न्यूज़ क्यों नहीं इसमें छापा जा रहा है। तो लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे लगने लगा था कि कोई मसीहा वसीहा नहीं है। ठीक है, तो सेंसरशिप का मतलब समझ में आया? मतलब कि पूरी तरीके से प्रेस पे, मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे अपना कंट्रोल जमा देना। ठीक है, वही हमारा कहलाता है सेंसरशिप। आगे देखो, नेपोलियन मेड मिलिट्री सर्विसेज मैंडेटरी। नेपोलियन कौन था? राजा नहीं, नेपोलियन बेसिकली एक मिलिट्री का हेड था, मतलब कि इनका खुद का अपना आर्मी था। ये जहाँ पे कदम रख देते थे ना, वहाँ पे ये जीत जाता था, सोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? फ्रांस में मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी कर दिया। मतलब यहाँ पे ये हो गया, इन्होंने तय कर दिया कि जो भी नौजवान है, जो भी यंग आदमी है, उनको आर्मी में आना ही पड़ेगा। और ये आर्मी में क्यों बुला रहे हैं मालूम है? ताकि इनका आर्मी और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके, बढ़ सके, और अलग अलग कंट्री पे और ज़्यादा रूल कर पाए, है ना। तो इन्होंने आर्मी सर्विस को मैंडेटरी कर दिया। कहा कि नहीं, जितने भी फ्रांस में नौजवान लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, मतलब कि जो वॉलंटियर हैं, जो नौजवान हैं, 20-25 साल की उम्र के हैं, उनको आर्मी में आना ही पड़ेगा। यानी कि हमारा साथ उसको देना ही पड़ेगा, और जहाँ पे हम युद्ध लड़ने के लिए भेजेंगे उसको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। सोचो, जिस आदमी को जाने का मन नहीं भी होगा, उसको ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहा है, क्योंकि आर्मी में भाई क्या है, जान का कोई कीमत है क्या उसमें? कभी भी आदमी को गोली लगेगा, कभी भी मर जाएगा। तो क्या हर आदमी वहाँ पर जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है? मैंडेटरी कर दिया, आना है तो आना है आर्मी में। सोचो, तो लोगों को इसका असली चेहरा जो है धीरे धीरे सामने आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। फिर पीपल वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। वर्ड क्या है? वर्ड है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर। गाँवों में जो आदमी आर्मी में नहीं जाना चाहता था ना, उसको ज़बरदस्ती घींच के आर्मी में भर्ती करता था। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती घींच के आर्मी में भर्ती करना। जिसको जाने का मन नहीं भी था, उसको भी ज़बरदस्ती घींच के आर्मी में भर दे रहा है। सोचो, तो यहाँ पे गाँव में लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो लक्षण है वो नेपोलियन बोनापार्ट का लोगों के सामने आया, और लोग उसको बाद में फिर धीरे धीरे गाली भी देना शुरू कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारे के सारे आपने जो चीज़ अभी पढ़े हैं, ये किसके बारे में था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में था, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पे बेसिकली इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होके अलग अलग कंट्री ने भी सोचा था कि हमको भी अपने यहाँ पे क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। क्या कोई दिक्कत? जब बोनापार्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बोनापार्ट जो है ना वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, उसके बाद फ्रांस में क्या आता है? फ्रांस में डेमोक्रेसी बेसिकली आता है उसके बाद। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि अहम हिस्सा जो है इस चैप्टर का आपका वो यहीं से शुरू होता है। इसके पहले जो आपने पढ़ा, सबसे पहले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा? फ्रेडरिक सोरियू के पेंटिंग के बारे में पढ़ा। भाई उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा यूरोप कैसा होना चाहिए, उनके बारे में आपने पढ़ा। दूसरा टॉपिक मैंने आपने ये पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। लेकिन इस चैप्टर का जो मेन हिस्सा है ना, मेन पार्ट जो है इस चैप्टर का,
कि भाई पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला, पूरे यूरोप के लोगों के बीच में देशभक्ति का भावना कैसे आया। ये हमारा शुरू होता है टॉपिक नंबर 2 से, यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहीं से आपका चैप्टर का अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। इसके पहले तो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था एक तरीके का, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे अपने कल वाले क्लास में, यानी कि कल शुरू करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बेसिकली कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मतलब कि डिज़ाइन करके बनाया गया है। और दूसरा, सारा का सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।